नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ और अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। ये अक्टूबर का महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से पब्लिक में अवाम में शऊर और आगाही पैदा करने का महीना है और इस सिलसिले में जो माहिरीन कैंसर हैं वो काफ़ी हद तक अवामुन्नास में इस किस्म की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हमारा अस्पताल भी उस लिहाज से पीछे नहीं है और यहाँ भी माहिरीन कैंसर और सर्जन्स ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवामुन्नास में शऊर पैदा करने के लिए इस किस्म के टॉक्स वगैरह दे चुके हैं। मैं अपने लिहाज से एज़ माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट के हवाले से अपना जो तजुर्बा है, क्योंकि ये जो कल्ब और कैंसर ये दोनों का रिश्ता जो है आपस में एक नाजुक भी रिश्ता है और लेकिन ये कि ये रिश्ता ये रफ़ाकत जो है ये आपस में वो ज़रूरी है, ये वक्त की ज़रूरत है और ताकि हम एक दूसरे को जो बीमारी है उनको कैंसर को और कल्ब की बीमारियों का आपस में जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है उसको समझने में आसानी हो, ताकि हम सांप भी मार सकें यानी कैंसर को भी क्योर कर सकें और लाठी को भी बचा सकें। इसका मकसद ये है कि कल्ब पर जो उसके मनफी असरात हैं उनसे भी जो है वो मरीज़ों को हम बचा सकें। तो इस सिलसिले में ये कुछ इंटरेस्टिंग केसेस जो मैंने मक्का के दौरान किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में रह के और एक तजर्बा हासिल किया तो वो आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ, जिससे ना सिर्फ माहिरीन कैंसर मुस्तफ़ीद होंगे लेकिन जो कैंसर के मरीज़ और उनके अज़ीज़ रिश्तेदार या इसके अलावा जनरल फिजिशंस भी इससे काफ़ी हद तक मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही रेयर किस्म का एक केस था। ये कोई 30 साल की खातून थी जिनको 3 बेटियों की जो है वो माँ थी। इनको पहली दफ़ा शॉक की सूरत में किसी दूसरे अस्पताल से हमारे आईसीयू में ट्रांसफ़र किया गया और शुरुआत में चुनांचे ब्लड प्रेशर उनका लो था तो सबका ख्याल ये था कि इनको सेप्टिक शॉक की वजह से जो है वो, और जब तशख़ीस की गई तो पता चला कि उनको ये नोडुलर स्क्लेरोसिंग टाइप 4B हॉजकिंस लिम्फोमा जो है उनको डिस्कवर किया गया। और अब जब ये डिस्कवर किया गया तो उस वक्त उनका पहली दफ़ा जब इको किया गया और माहिर अमराज़ क़ल्ब से, इस वक्त तक मैंने अभी उनको नहीं देखा था और किसी हमारे और कलीग ने जब उनको एवाल्यूएट किया और इको वगैरह किया गया तो उस वक्त उनका जो हार्ट का फंक्शन था वो पहले से ही, यानी इस बीमारी के साथ ही उनका जो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन था वो 25-30% जो है वो था और साथ में उनका प्रोबीएनपी भी बढ़ा हुआ था और उनका ट्रोपोनिन भी बढ़ा हुआ था। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग केस था, इसलिए कि यूजुअली जो कैंसर के मरीज़ होते हैं और उनको कीमोथेरापी शुरू करने से पहले ही अगर उनके दिल का गोश्त यानी हार्ट के जो अज़लात हैं वो पहले से ही कमज़ोर हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक मुअम्मा होता है कि ये जो दिल के गोश्त की कमज़ोरी है ये पहले, क्योंकि ये 3 बच्चों की ऑलरेडी माँ थी, तो फिर हमें शक होता है, डाउट होता है कि
कहीं इनको पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी पहले से कोई पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी की वजह से तो नहीं इनका दिल का गोश्त जो है वो कमज़ोर जो है वो था, लेकिन ये एक मुअम्मा ही होता है कि लेकिन उसको हल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पहले से उनका कोई हार्ट फेलियर के अलामात की कोई हिस्ट्री थी, और जितनी भी प्रेगनेंसीज़ उनकी हुई थी उन प्रेगनेंसीज़ और डिलीवरीज़ के दौरान किसी किस्म के कोई हार्ट फेलियर के डॉक्यूमेंटेड अलामात और कोई ऐसी तकालीफ नहीं थी। तो लिहाजा प्रिज्यूम किया गया कि ये जो अज़लात की कमज़ोरी है ये प्रॉबली जो है वो इस लिम्फोमा की वजह से है। तो अल्दो ये बहुत रेयर है, ये लिटरेचर में बहुत कम केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं कि लिम्फोमा प्रेजेंटिंग विथ सीवियर एलवी सिस्टोलिक डिसफंक्शन के साथ। अब मसला ये होता है कि पहले से अगर कार्डियोटॉक्सिसिटी है, पहले से इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो कम है, अब इस कैंसर को जड़ से उखाड़ने के लिए जो नॉन अद्वियात हैं जिसमें एंथ्रासाइक्लिन ग्रुप जो है वो सबसे टॉप पर आता है, तो वो इस्तेमाल किया जाए कि नहीं, और वो उससे उसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो बहरहाल उनको एंथ्रासाइक्लिन नहीं और उसका नेमुल बदल कुछ और कैंसर की दवाएं जो हैं वो शुरू की गई, जो कम रिलेटिवली उनके जो मनफी असरात हार्ट पर जो है वो कम थे। और लकीली जब इनकी कीमोथेरापी के सारे डोजेज़ कंप्लीट हुए तो उनका हार्ट का फंक्शन भी इम्प्रूव होने लगा, और जो पहले इनको सीवियर माइट्रल रिगर्जिटेशन था, वेल लीक कर रहा था, पल्मोनरी हाइपरटेंशन इनको हुआ था, वो भी जो है उनसे रिग्रेस होना शुरू हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी कीमोथेरापी के जितने भी डोजेस थे वो कंप्लीट किए, और उससे रूबसहत हो के, और उसके बाद जो है वो मुझे इनको देखने का मौका मिला। जब मैंने उनको पहली दफ़ा कार्डियो ऑन्कोलॉजी क्लिनिक में देखा तो ये ऑलरेडी कैंसर का इलाज जो कीमोथेरापी का डोजेस थे वो सारे मुकम्मल कर चुकी थी, लेकिन उनका हार्ट का फंक्शन जो है वो कम्प्लीटली इम्प्रूव तो नहीं हुआ था, लेकिन बेहतर हो रहा था। तो फिर मैंने इनका जो कार्डियो प्रोटेक्टिव मेडिसिन्स जो गाइडलाइन डायरेक्टेड हार्ट फेलियर के लिए मेडिकेशंस होती हैं वो उनकी मैंने शुरू की, और इस पेशेंट में मैंने डेलिबरेटली सैक्यूबिट्रल वल्सारेटन नहीं दिया, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था, क्योंकि ये रिलेटिवली कंपनसेटेड फेस में थी और वो बाकी एस इनहिबिटर्स और ARBs को ऑलरेडी उसने रिस्पॉन्स किया हुआ था। तो फिर मैं चाह रहा था कि देखूं कि सैक्यूबिट्रल वल्सारेटन के अलावा जो बाकी अद्वियात हैं वो इसमें कैसे किस तरह से रोल जो है वो प्ले कर रही है। तो बहरहाल वो उनको कंटिन्यू की, और कुछ अरसे के बाद 6 महीने से 1 साल के बाद जब उनका इको किया गया तो उनका हार्ट का फंक्शन जो है वो नॉर्मल हो चुका था। और जब उनका हार्ट का फंक्शन नॉर्मल हो गया और रिजेक्शन फ्रैक्शन इम्प्रूव होके 50-55% तक हो गया और सिम्टोमेटिकली भी वो इम्प्रूव हो गई, और तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग एक था, क्योंकि नॉर्मली जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं वो स्टेज C के बाद यूजुअली फिर स्टेज A में नहीं जाते हैं, यानी उनका हार्ट का फंक्शन जो है वो बहुत कम पेशेंट्स लकीली होते हैं कि जिनका हार्ट का फंक्शन, लेकिन चुनाचे ये एक सरप्राइजिंग, क्योंकि अब ये कहना मुश्किल है कि ये जो हार्ट का फंक्शन है ये कीमोथेरापी के वजह से, यानी मर्ज़ जो है लिम्फोमा वो क्योर होने से, यानी जो लिम्फोमा का जो इफ़ेक्ट जो हार्ट पर था वो क्योर होने से उसका हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव हुआ, या हार्ट फेलियर की मेडिकेशन से, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मेरा इम्प्रेशन ये है कि दोनों में इसका कुछ कीमोथेरापी का भी रोल था और कुछ उसके अद्वियात का भी जो है वो रोल था। बहरहाल उनका हार्ट का फंक्शन, तो ये एक टिपिकल जिसको हम कहते हैं कि रिवर्सबल टाइप ऑफ
कीमोथेरापी इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी, जिसको हम टाइप 2 कहते हैं, और ये एक मोजज़ा ही कहना चाहिए। लेकिन जो मज़ेदार चीज़ इसमें ये है कि उसके बाद जब ये रुबसत हो गई तो चुनाचे इनको बेटा नहीं था, तो हम में एक कल्चर में एक ख्वाहिश होती है, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उनको एक बेटा हो। तो जब ये बिल्कुल ही क्लिनिकली इम्प्रूव हो गई तो एक दिन उन्होंने आके मुझसे सवाल किया कि डॉक्टर, मेरी हार्ट की कंडीशन भी इम्प्रूव हो गई है, हार्ट का फंक्शन भी इम्प्रूव हो गया है, तो मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा एक सवाल होता है, और ये जो कभी कभार कड़वे सवालात होते हैं, लेकिन चुनाचे मरीज़ कड़वे सवाल करते हैं और हम फिजिशियंस का काम है कि उनको जवाब दे के उनको सेटिस्फाई करें, और ख़ास करके एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के हवाले से। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक वो था, लेकिन उनको समझाना और बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे एक केस और इसमें एक है कि जो मैं शायद आपको दिखाऊं कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो पहले से, जिस तरह से जिनको बच्चों में या जिनको जवानी में यानी शादी से पहले वो कैंसर का इलाज ले चुके होते हैं, यानी पहले से वो कैंसर का इलाज, कैंसर के मरीज़ होते हैं, और कैंसर के इलाज के बाद रुबसत होके और जब इस उम्र में पहुंचते हैं और शादी के काबिल हो जाते हैं, तो फिर वो ख़वातीन जब हामला हो जाती हैं तो उनमें कैंसर के जो इलाज के जो मनफी असरात का इफ़ेक्ट है वो अभी बाकी रहता है। तो उनमें देखा गया है कि अगर वो हामला ना बने तो उनका जो हार्ट का फंक्शन जो नॉर्मल हो चुका था वो दोबारा इस तरह से ख़राब नहीं होता। तो लिहाजा इस चीज़ से हमने सीखा है कि ऐसे मरीज़ जो कैंसर का इलाज शादी से पहले कैंसर का इलाज ले चुके हुए होते हैं, तो उनको हामला होने से पहले माहिरीन कैंसर और माहिरीन कल्ब से अपना मुआयना और तशख़ीस और पूछना चाहिए कि आया हामला होने से उनके जो कैंसर का जो पुराना उनके जो कल्ब पर इफ़ेक्ट हैं वो मुतासर तो नहीं होंगे, उससे इमराज़ कल्ब या टॉक्सिसिटी लाहिक तो नहीं होगी, और जो उनके लिए जानलेवा तो साबित नहीं होगी। तो ये बहुत बड़े एक चैलेंजेस होते हैं डॉक्टर्स के लिए। अब इसके लिए ये था कि ठीक है, ये वो रुबसत कैंसर से भी रुबसत हो चुकी हैं, और कल्ब पर जो उसके असरात थे उसकी टॉक्सिसिटी से भी ये कम्प्लीटली रुबसत हो चुकी हैं। लेकिन चुनाचे जो दवाएं इनको इस्तेमाल करने के लिए दी हुई होती हैं, अब उन दवाओं को बंद करना, क्योंकि जब हामला अगर मरीज़ होती है तो फिर उन दवाओं का उनका बच्चे पर असर पड़ता है, तो फिर हमें उन दवाओं को बंद करना पड़ता है। तो डॉक्टर के लिए एक फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चुनाचे मरीज़ सवालात करते हैं तो उनको सारी चीज़ें बतानी और समझानी पड़ती हैं कि हाँ, अगर आप हामला हो रही हैं तो चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं उसका कोई ऐसा कोई रिसर्च में कोई डेफिनेट आंसर नहीं है कि कितने चांसेस हैं कि उनका मर्ज़ जो है वो दोबारा बिगड़ के और हमल के दौरान या डिलीवरी के बाद जो है वो दोबारा वो मर्ज़ जो है वो इतना ज़्यादा बिगड़ जाए कि जो पहले से मर्ज़ जो है वो बेहतर हो चुका था, अब वो रिवर्सिबल जो मर्ज़ था वो हो सकता है दोबारा जो है वो इरिवर्सिबिलिटी में जो है वो ना चला जाए, और वो माँ जो है वो हमेशा के लिए कार्डियोमायोपैथी या हार्ट फेलियर का शिकार हो जाएं, और वो स्टेज सी से बढ़ के स्टेज डी एडवांस हार्ट फेलियर में ना चली जाए, थेरापी हार्ट ट्रांसप्लांट या उसकी ज़रूरत ना पड़ जाए। तो लिहाजा इस किस्म के मरीज़ों में फ़ैसले करना, मुश्किल फ़ैसले करना जो है वो
एक चैलेंजिंग होता है, कभी कभार मुश्किल फ़ैसले लेकिन करने पड़ते हैं, लेकिन मरीज़ों को और उनकी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेना जो है वो ज़रूरी होता है, ताकि वो आपके साथ हों, वो आपके एक ही पेज पर हों कि इन केस अगर मनफी असरात डेवलप होते हैं तो वो आपको पर इल्ज़ाम तराशी ना लगाएं कि आपके कहने की आपने कहा था कि हाँ ठीक है आप हो सकती हैं और उसके बाद जो है वो ऐसा हुआ। तो लिहाजा ऐसे फ़ैसले करने से पहले मरीज़ों के साथ जो है वो डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी होता है।